जब ह्यूमन इम्पैक्ट अपन पढ़ रहे थे पिछले बार, तो पिछली क्लास में फर्स्ट पैराग्राफ में अपन ने ये देखा था कि मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर, इस ग्लोब पर हुए मात्र 12,000 वर्ष का एक तुच्छ सा समय हुआ है। एक न के बराबर समय जिसका अपना कोई महत्व नहीं है पृथ्वी के इतिहास में यदि देखा जाए तो। और हमने इस 12,000 वर्ष के छोटे से समय में ही टाउन बसाकर, गांव बसाकर, शहर बसाकर, छोटे शहर बसाकर, बड़े शहर बसाकर हमने इस पृथ्वी के ऊपर जो नेचर है उस नेचर पर हमने अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया। लेखिका ये भी बताती है कि हमारी तेज गति से बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, उस तेज गति से बढ़ने वाली पॉपुलेशन के कारण बाकी की जो स्पेसीज है इस पृथ्वी के ऊपर, जो दूसरी प्रजातियां है या थी, उनके साथ लगातार हम झगड़ते रहे। किस लिए झगड़ते रहे? फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर इन सीमित संसाधनों के लिए हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे। हवा है, पानी है, जंगल है, आवास है, इन समस्त चीजों के लिए हम लड़ते रहे। और लेखिका ये भी बताती है कि इन 12,000 वर्षों के अंदर जो हमारी तेज गति से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के कारण हमने अंधाधुंध तरीके से ईंधन का उपयोग किया, अंधाधुंध तरीके से हमने फॉसिल्स, जीवाश्म जलाए, और इन फॉसिल्स और जीवाश्म के जलाने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत है वो हमारे वायुमंडल के चारों तरफ बन गई, जिसके कारण जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर निश्चित रूप से, चाहे धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर के इंक्रीमेंट का सीधा जो डिफेक्ट है वह अंटार्कटिका पर जो भी बर्फ जमी हुई है उस बर्फ पे पड़ता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ जो है वो पिघलेगी, और बर्फ यदि पिघल गई, आपको पता है कि अनगिनत एक एक देशों के आकार जितने बड़े बड़े पहाड़ वहां बर्फ के हैं, यदि वो पूरे के पूरे पिघल गए तो क्या होगा? उनके पिघलने पर पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो देखिए लेखक आगे क्या कहता है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। लेखिका कहती है कि क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट का चेंज होना, जलवायु का परिवर्तन होना, ये हमारे समय की, आज के समय की सबसे ज्यादा गर्म मिजाज से की जाने वाली वाद विवाद का एक विषय हो सकता है। कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स का मतलब होता है वातावरणीय वाद विवाद, और हॉटली का मतलब होता है गर्म मिजाज से की जाने वाली। कहने का मतलब, आज यदि हमारे सामने या हमारे बच्चों के सामने या अपने सामने सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल यदि डिबेट है तो वो क्या है? क्लाइमेट चेंज। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज द हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ आवर टाइम? तो जवाब होगा क्लाइमेट चेंज। Climate changes is one of the most hotly contested environment debates of our time। और देखिए इस डिबेट में क्या हो सकता है? Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या अंटार्कटिका की दक्षिणी जो बर्फ की परत है वह पूर्ण रूप से पिघल जाएगी? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? जो गल्फ स्ट्रीम ओशियन है, क्या उसकी धाराएं डिसरप्टेड हो जाएगी? क्या उसकी धाराएं व्यवधानित हो जाएगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? जैसा कि हम जानते हैं, क्या ये संसार का अंत हो जाएगा? मे बी नॉट।
कहने का मतलब प्रतियोगिता की ये विषय है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक व्यक्ति कहता है कि जो पृथ्वी का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, इस पर पानी ही पानी हो जाएगा, जीवन का अंत हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ये कहें कि दक्षिणी अंटार्कटिका की बर्फ की परत पूर्ण रूप से पिघल जाएगी, तो कुछ लोग ये मानेंगे कि हाँ पिघल जाएगी, कुछ लोग ये मानेंगे कि नहीं पिघल जाएगी। तो मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अपन दोनों कंक्लूजन पर पहुंचे। कहने का मतलब किसी भी जलवायु के डिबेट पर या क्लाइमेट चेंजेस की डिबेट पर यदि आप अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, मतलब आप उसके पक्ष या विपक्ष दोनों में से किसी एक बिंदु पर पहुंचते हैं, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। तो लेखक कहता है, लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका इस डिबेट का एक निर्णायक तत्व होगा, निर्णायक स्थान होगा। यहां जो आपका क्रूशियल का मतलब होता है निर्णायक। कहने का मतलब आप चाहे जलवायु चेंजेस के पक्ष में हो या विपक्ष में, कि ये परिवर्तन जो होता है इसमें आप किसी भी बिंदु को लेकर चाहे उसके पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोलें, आप उसके पक्ष के साथ खड़े रहें या विपक्ष के साथ खड़े रहें, लेकिन उस कंक्लूजन पर पहुंचने पर, विपक्ष में होकर कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने में और पक्ष में होकर कंक्लूजन पर पहुंचने में, दोनों ही स्थिति में जो अंटार्कटिका है वो इस डिबेट का क्रूशियल एलिमेंट होगा, वह इस वाद विवाद का निर्णायक बिंदु होगा। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि साहब क्लाइमेट चेंजेस जो डिबेट है, उस डिबेट में अंटार्कटिका निर्णायक बिंदु क्यों होगा, निर्णायक बिंदु की भूमिका क्यों निभाएगा? तो लेखिका कहती है सिर्फ इसलिए नहीं कि ये संसार में एकमात्र स्थान है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये संसार में एकमात्र स्थान है विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिस पर कभी भी कोई मनुष्य प्रजाति या मनुष्य की जनसंख्या नहीं रही। इसलिए अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन की डिबेट में क्रूशियल एलिमेंट नहीं है कि ये संसार में इसके जैसा एक ही है और यहां कभी भी मनुष्य की जो प्रजाति है या जो मानव जो जनसंख्या है वो कभी सस्टेन नहीं रही, कभी जीवित नहीं रही या कभी यहां उसने जीवन यापन नहीं किया। देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्राइस टाइम, इसलिए ये अक्षुण है। प्राइस टाइम का मतलब होता है अनटच, जिसको किसी के द्वारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा गया है, इन द रेस्पेक्ट। देखिए अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन की डिबेट में इसलिए क्रूशियल पॉइंट नहीं है कि ये इस जैसा एकमात्र स्थान है जहां कभी कोई मानव प्रजाति रही नहीं, इसलिए ये अनटच है, इसलिए यहां से अपन को चीजें मिलेगी और हम निर्णायक बिंदु पर पहुंच जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं, उत्तर अब शुरू होता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका इसलिए क्रूशियल एलिमेंट है, इसलिए क्रूशियल एलिमेंट है कि इसकी जो बर्फ की परतें हैं, यहां जो बर्फ जमी हुई है, उन बर्फ की परतों में, उन बर्फ की लेयर्स में 500,000 ईयर्स कार्बन रिकॉर्ड है। कहने का मतलब 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन अनटच दबा हुआ है। एडमिट करना, 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन यहां ट्रैप्ड है। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, यदि हम पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि हम पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हमें जाना होगा। क्यों? आपको पता है कार्बन जो होता है वो हमारे इतिहास का अध्ययन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कार्बन जो होता है वो हमारे इतिहास का अध्ययन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन से ही पता चलता है कि आखिर आज से 5 लाख वर्ष पहले, लाख वर्ष पहले, 1.5 लाख वर्ष पहले क्या पोजीशन थी, कैसी थी, कौन कहां से आया, कैसे आया, ये कार्बन से ही पता चलता है। अब कार्बन हर जगह मौजूद है, लेकिन जिस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं वह ह्यूमन पॉपुलेशन रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन ने कार्बन को नष्ट कर दिया। तो यहां हमें क्या है कि वो पूरे तथ्य नहीं मिलेंगे, लेकिन लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका इज द ओनली प्लेस, अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा स्थान है वेयर almost 5 lakh years old carbon is trapped in its layer of ice, जहां इसकी बर्फ की परतों में लगभग 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन छिपा हुआ है, ट्रैप्ड है, दबा हुआ है। एंड इट्स अनटच्ड प्राइस्टाइन, यह अनटच्ड है, इसमें किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है। Therefore, Antarctica can play a very important role in study the present, past and future of this globe. इसलिए अंटार्कटिका इस ग्लोब के, इस पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य के अध्ययन करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। अब देखिए बेटा, इसके बाद आगे वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ से अभी वाला जो पैराग्राफ है इसमें तो ये क्रूशियल एलिमेंट वाली चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन जब आगे चलते हैं तो अब एक प्रोग्राम के तहत जो राइटर है वो इस रशियन रिसर्च मिशन पर यात्रा कर रही थी, वो प्रोग्राम कौन सा था इसके ऊपर अब क्वेश्चन बनेगा, जिस पर आप विशेष तौर से ध्यान देना। पिछले साल, कंफर्म नहीं हूं, मैं श्योर नहीं हूं, पिछले साल या इसके पिछले साल, दोनों में से किसी एक वर्ष में, या तो हो सकता है, मेरे को जहां तक लगता है पिछले वर्ष में या इसके पिछले वर्ष में, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पुट अप हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन ली आई वाज वर्किंग विद ऑन ली सोकास्की। लेखिका कहती है कि जिस कार्यक्रम के तहत मैं काम कर रही थी, जिस कार्यक्रम के तहत मैं रूस के अनुसंधान करने वाले जहाज पर सवार थी, जिस कार्यक्रम के तहत मैं अंटार्कटिका पहुंची थी, उस कार्यक्रम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, व्हाट वाज द प्रोग्राम द राइटर, व्हाट वाज द प्रोग्राम फॉर द राइटर वेंट ऑन अंटार्कटिका। वह कौन सा कार्यक्रम था जिसके तहत लेखिका अंटार्कटिका पहुंची थी? तो जवाब होगा स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस यानी कि विद्यार्थी बर्फ पर, अंटार्कटिका पूरा का पूरा बर्फ का स्थान है, बर्फ वाली जगह है, और स्टूडेंट्स का वहां जाना। अब देखिए इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम। aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world. इस प्रोग्राम का उद्देश्य हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पृथ्वी के अंतिम सिरे पर ले जाना था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अंटार्कटिका पर ले जाना था एंड प्रोवाइडिंग देम विद अंपायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको निर्णायक शैक्षणिक अवसर प्रदान करना था। अंपायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का मतलब है निर्णायक शैक्षणिक अवसर। उन विद्यार्थियों को निर्णायक शैक्षणिक अवसर प्रदान करना था, with which will help them foster a new understanding and respect for our planet। जो ऐसे अवसर प्रदान करना था, जो ऐसे शिक्षण के अवसर प्रदान करना था, जो अवसर उन विद्यार्थियों को हमारे इस प्लेनेट, इस पृथ्वी के लिए एक नई समझ, एक नया रेस्पेक्ट सीखने के लिए में सहायता प्रदान करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स ऑन आइस।
आप स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम के बारे में क्या जानते हैं एंड what was the aim of this program, और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, और उस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था। तो देखिए जवाब होगा स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज ए प्रोग्राम under which the writer was on her journey to Antarctica, under which the writer was on her journey to Antarctica, and its aim was taking to the high school students to the end of the earth and provide them with empowering educational opportunities by the help of which they can foster a new understanding and respect for our planet. They could foster a new understanding and respect for our planet, जिसके कारण वो हमारी इस पृथ्वी के प्रति एक नई समझ को प्राप्त कर सके और नए प्रकार से इसका रेस्पेक्ट कर सके। It's been in operation for 6 years now. ये कार्यक्रम अब 6 साल से चल रहा था, यानी जब लेखिका वहां अंटार्कटिका पर पहुंची तो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम था वो 6 साल से चल रहा था। हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, इस प्रोग्राम का नेतृत्व कनाडा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जियोफ ग्रीन, वो कर रहे थे। आप इस चीज को आगे क्वेश्चन में भी जोड़ सकते हैं आंसर देते समय कि स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज ए प्रोग्राम headed by Canadian Geoff Green, and its aim was to take the high school students to the end of the earth and to provide them empowering educational opportunities by the help of which they could understand, they could foster a new understanding and respect to our planet। ये इसका जवाब हो जाएगा। जियोफ ग्रीन कौन थे? एक कैनेडियन व्यक्ति थे। who got tired of courting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। जियोफ ग्रीन एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले धनाढ्य व्यक्तियों को अंटार्कटिका पर ले जाते थे, जो क्यूरियोसिटी सीकर्स होते थे, जो उत्सुक लोग होते थे, उन उत्सुक लोगों को अंटार्कटिका पर ले जाते थे, और इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज होते थे उन सेलिब्रिटीज को वो अंटार्कटिका पर ले जाते थे। देखिए कैनेडियन जियोफ ग्रीन का इन लोगों को अंटार्कटिका पर ले जाने का एक ही उद्देश्य था कि वो सेलिब्रिटीज को, क्यूरियोसिटी सीकर्स जो व्यक्ति हैं उनको, और जो धनवान व्यक्ति है उनको अंटार्कटिका पर ले जाकर और वहां की वास्तविकता का सामना करवाए कि किस प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर के कारण अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है और ये आगे जाकर इस पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है उस जीवन के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये चीज दिखाने के लिए वो उनको अपने साथ लेकर जाता था, लेकिन लेखक कहता है वो कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे। लेकिन उन लोगों ने वापिस आकर जो काम किया वो एक सीमित तरीके से काम किया। किसी धनवान व्यक्ति को ले गए कनाडा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है तो वो अपने पैसे का उपयोग कुछ ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करने में, कम करने में योग करेगा। लेकिन वो धनाढ्य लोग चले गए, देख लिए आगे घूम के, और वापस आने के बाद उन लोगों ने क्या किया? कोई काम नहीं किया ग्लोबल टेम्परेचर के अगेंस्ट। इसी प्रकार से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ले गए, सलमान खान गया, कटरीना कैफ गई, और बहुत सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे वो गए। तो लेखक ने ये सोचा था कि सेलिब्रिटीज जब वहां जाकर देखेंगे तो वापस आकर ये लोगों को समझाएंगे, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है तो लोग इनको फॉलो करते हैं। तो शायद अंटार्कटिका पर जो ग्लोबल टेम्परेचर, आज जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके विपरीत लोग कुछ काम करेंगे। लेकिन सेलिब्रिटीज तो सेलिब्रिटीज है, बिना पैसे के उनका मुंह ही नहीं खुलता। तो इस काम में कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे तो उन लोगों ने भी कोई विशेष काम नहीं किया। इसलिए
With students on ice, he offered the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly act. इसलिए उसने हाई स्कूल के विद्यार्थियों को चुना, क्योंकि हाई स्कूल के विद्यार्थी क्या हैं? फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि ये भविष्य की जो नीतियां हैं उन नीतियों को बनाने वाले लोग हैं। ये कौन है? भविष्य की नीतियों को बनाने वाले लोग हैं, ताकि उन लोगों को या उन बच्चों को वहां अंटार्कटिका पर ले जाया जाए, वहां उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दिया जाए, एक जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव दिया जाए। और इसलिए उन विद्यार्थियों को चुना गया बिकॉज दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्ट। क्योंकि हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं, वो हाई स्कूल के विद्यार्थी, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये एक ऐसी उम्र के विद्यार्थी होते हैं जो किसी भी चीज को एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार होते हैं। रेडी टू एब्सॉर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना, लर्न, सीखने की इनमें उत्कंठा होती है, सीखना चाहते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्ट, और सबसे बड़ी बात है ये लोग काम करना चाहते हैं। आज किसी धनवान आदमी को लेकर गए जो 40-50 साल की उम्र का है, वहां जाकर उसको समझाने लगे कि देखो ये इस प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर से ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो बात को सीखना नहीं चाहेगा। तू मेरे को मत सिखा, 50 साल हो गए मेरे को जीवन जीते हुए, और वो व्यक्ति उस चीज को सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की एक ऐसी उम्र होती है कि इस उम्र में वो हर चीज को ग्रहण करना चाहते हैं, हर चीज को सीखना चाहते हैं, और साथ ही साथ काम करना चाहते हैं, एक्ट करना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा बना दूं, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस एंड व्हाई वर हाई स्कूल स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम? और इस प्रोग्राम के लिए हाई स्कूल के विद्यार्थियों को क्यों चुना गया? अब आप इसकी क्वेश्चन लिखिए, बाकी अपन इसको कल कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द hotly contested environmental debate? What is the most hotly contested environmental debate according to the writer? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, why is Antarctica a crucial element in environmental debates? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, where should one go to study
the percent past and future of the earth and why. Earth and why. Question number 4. What do you know about the program Students on Ice and why were the high school students selected for the program? बेटा ये कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और थोड़ा अपन ने स्लो इसको इसलिए लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका, और पहले भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेल मी, हैव यू डन और नॉट? निकिता रनवा ये बता किसको लिख रही है बेटा, क्या क्या पूछ रही है? निकिता रनवा, निकिता रनवा, निकिता रनवा, आई एम टॉकिंग विद यू, whom have you written down? बता। निकिता रणवा, इसका क्लेरिफिकेशन करो आप। सॉरी से काम नहीं चलेगा, सॉरी से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए किसको लिखा है आपने, क्या पूछ रही है, किससे पूछ रही है और क्या पूछ रही है? मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर मैसेज करो आप तुरंत, और बताओ किसके लिए कहा है, क्या कहा है, क्यों कहा है, आपकी ये प्रॉब्लम क्यों है, आपने क्यों लिखा ये? जब मैंने मना कर रखा है कि प्राइवेटली आप किसी को कोई मैसेज नहीं करेंगे, इसके बावजूद आपने क्यों किया? आप क्लेरिफिकेशन दो, वरना मैं आपको ग्रुप से आउट करवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। जल्दी बताओ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फटाफट। सॉरी सर से काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ, तुरंत मेरे मोबाइल पर आप मैसेज करो और बताओ कि ये क्या मैटर था, किसको आपने बता लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइन द मीटिंग, सी यू टुमारो।